दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। और इसमें सेक्सुअल और एडल्ट इत्यादि जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे एसके नोबेल लव स्टोरी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 31, युग की गलतफहमी। इस तरफ क्रूज में ही बने गेम जोन में अयांश और प्रांशी खेल रहे थे, वहीं युग अपने दोस्त विजय और अर्णव के साथ वहीं पर खड़े होकर बातें कर रहा था। अयांश को वहां पर बने सभी गेम्स खेलने आते थे, लेकिन प्रांशी के लिए ये सब बिल्कुल नया अनुभव था। उसने आज से पहले ये सब नहीं देखा था, इसलिए प्रांशी की बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अयांश एक कार रेस की गेम खेलने में व्यस्त हो गया था, वहीं प्रांशी पास में ही बनी एक गेम के सामने खड़ी हो जाती हैं। उस जगह पर एक कांच का बॉक्स बना हुआ था जिसमें बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज भरकर रखे हुए थे। उस बॉक्स के ऊपर ही एक हाथ के पंजे के जैसा मशीन लगा हुआ था। वहां पर बाहर की ओर दो हैंडल जैसे रखे हुए थे। उस गेम में उन हैंडल की मदद से उस पंजे को इस तरह से चलाना होता है कि वह पंजा नीचे पड़े हुए सॉफ्ट टॉय को अपनी पकड़ में लेकर बाहर ले आए। प्रांशी को ये गेम खेलना नहीं आता था। वो उन सॉफ्ट टॉयज को देख रही थी, लेकिन उसे वो सॉफ्ट टॉयज भी चाहिए थे। प्रांशी को इतना तो समझ आ गया था कि उन हैंडल्स की मदद से उसे पंजे को घुमाना है, लेकिन अब तक उसे यह नहीं पता चल पा रहा था कि वह ये पंजा कैसे हिला सकती है। वह अयांश से मदद लेने के लिए जाती है, लेकिन अयांश इस वक्त खुद अपनी कार वाली गेम खेलने में व्यस्त है, जिस वजह से वह उसे तरफ ध्यान नहीं देता है। प्रांशी वहां खड़ी हुई कोशिश कर रही थी, लेकिन उसको हैंडल हिलना नहीं आ रहा था। वहीं पर खड़ा देवांग उसे इस तरह कोशिश करता हुआ देखकर उस पर हंसने लगता है और प्रांशी को चिढ़ाते हुए उससे कहता है, प्रांशी को कुछ नहीं आता, प्रांशी है बुद्धू। हे लूजर प्रांशी। देवांग की बात सुनकर प्रांशी की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहां खड़े युग का ध्यान उसी तरफ था। उसने देखा कि अयांश कार वाली गेम खेल रहा है। वह फिर से विजय और अर्णव की तरफ देखने वाला था कि उसकी नजर प्रांशी पर पड़ती है। प्रांशी एक तरफ खड़ी थी और देवांग उसे पर हंस रहा था। ये देखकर युग उसके पास जाता है। युग प्रांशी के पास जाकर कुछ कहता नहीं है, वो बस एक नजर देवांग की तरफ देखता है। युग ने जैसे ही देवांग की तरफ देखा तो देवांग ने हंसना बंद कर दिया और वहां से भागकर चला गया। प्रांशी अपना सिर उठाकर युग की तरफ देखती है। उसका मासूम चेहरा देखकर युग के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। युग प्रांशी से सवाल करता है, क्या हुआ, तुम यहाँ पर ऐसे क्यों खड़ी हो? प्रांशी बड़ी मासूमियत के साथ उसको जवाब देती है, मुझे ये खेलना नहीं आता। उसकी बात सुनकर युग उसके पास जाता है और उसे वो गेम खेलना सिखाने लगता है। प्रांशी खुश हो जाती है। प्रांशी युग को उस टॉयज में से एक पांडा निकालने के लिए कहती है। युग जल्दी ही उस पंजे की मदद से कांच की पेटी में से एक पांडा निकाल देता है और उसे प्रांशी को दे देता है। प्रांशी खुशी से ताली बजाने लगती है। प्रांशी को खुश देखकर युग भी स्माइल करने लगता है। प्रांशी खुशी से अपनी प्यारी आवाज में युग से कहती है, थैंक यू अंकल। युग उसके जवाब में कुछ कहता नहीं है, बस मुस्कुराते हुए उसके सिर पर अपना हाथ फेर देता है। प्रांशी वहां से खुश होकर अयांश को अपना खिलौना बताने के लिए चली जाती है। उधर पंक्ति काफी देर से यूं ही अकेले खड़ी थी। उसने देखा कि बच्चे अब प्ले एरिया में नहीं हैं, तो वो इन्हें देखने के लिए अंदर आ गई थी। अयांश और प्रांशी को खेलते हुए देखकर वो उनके पास आती हैं और उनसे कहती हैं, आप दोनों यहाँ पर कब आ गए? तभी प्रांशी खुशी खुशी अपना पांडा पंक्ति को दिखाती हैं और युग की तरफ इशारा करती हुई कहती हैं, देखो मम्मा, मेरा क्यूट पांडा, मुझे वो अंकल ने गेम में से निकाल कर दिया। जब पंक्ति उस तरफ देखती हैं तो वहां युग अपने दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था। पंक्ति प्रांशी के सिर पर हाथ रखकर उसे कहती हैं, क्या तुमको भूख नहीं लगी? चलो लंच करने का टाइम हो गया है। पंक्ति की बात सुनकर अयांश और प्रांशी उसके साथ जाने लगते हैं कि तभी पंक्ति को कुछ याद आता है और पंक्ति वहां रुककर अयांश से कहती हैं, अयांश बेटा, तुम पहले अपने पापा को बता कर आओ कि तुम हमारे साथ लंच करने के लिए जा रहे हो। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर अयांश अपना सिर हिलाता है और दौड़कर युग के पास जाकर उसे कह देता है, डैड, मैं पंक्ति और प्रांशी के साथ लंच करने जा रहा हूँ, आप भी आओगे? ये सुनकर युग पंक्ति की तरफ देखता है। अयांश की बात को सुनकर युग को ये लग रहा था कि पंक्ति ने ही उससे कहा होगा कि वो जाकर अपने डेट को भी हमारे साथ लंच करने के लिए बुला लें, इसलिए युग मन ही मन पंक्ति को गलत समझने लगता है। उसे लगने लगता है कि पंक्ति अयांश के सहारे उसके करीब आने का प्लान कर रही हैं। युग को ये ख्याल आते भी क्यों ना, क्योंकि आज तक सभी लड़कियां कोई ना कोई बहाना लेकर बस उसके करीब आने का मौका ही ढूंढती थी। वैसे भी युग को लड़कियों से सख्त नफरत थी, इसलिए वो किसी भी लड़की को अपने करीब नहीं आने देता था। ये सब सोचते हुए ही युग को पंक्ति पर गुस्सा आ रहा था। वहीं अयांश काफी देर से युग का कोई जवाब ना पाकर युग का हाथ खींचते हुए युग से कहता है, डैड, क्या हुआ, मैं जाऊं? युग उसको जाने के लिए कह देता है। अयांश वहां से भागकर पंक्ति के पास चला आता है और उन दोनों के साथ लंच के लिए चला जाता है। सभी बच्चे वहां लंच कर रहे थे, वहीं युग एक कोने पर बैठकर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। दिन बीत गया था, सभी लोग वहां बहुत एंजॉय कर रहे थे। शाम को वहीं पर बच्चों के लिए म्यूजिकल चेयर की गेम रखी गई थी, जिसमें अयांश और प्रांशी ने भी भाग लिया था। वो दोनों ही बहुत खुश नजर आ रहे थे। रात के डिनर के बाद सभी बड़ों को भी गेम खिलाया जा रहा था। सभी पेरेंट्स मिलकर अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे। वहीं अयांश को तो जैसे युग से कोई मतलब ही नहीं था। वो तो बस सारा दिन पंक्ति और प्रांशी के साथ खेलने में व्यस्त था। युग भी ये बात को अच्छे से नोटिस कर पा रहा था।
इस वक्त सभी बड़े लोग वहां पर बैठकर अंताक्षरी खेल रहे थे और बच्चे प्ले एरिया में खिलौने खेल रहे थे। पंक्ति भी सभी के बीच बैठी हुई थी। एक के बाद एक सभी के गाना गाने की बारी आती है। इस बार पंक्ति की टीम की बारी थी। उन्हें न पर से गाना था। उनकी तरफ से पंक्ति गाने लगती हैं। नैनों की तो बात नैना जाने हैं, सपनों के राज तो रहना जाने हैं। नैनों की तो बात नैना जाने हैं, सपनों के राज तो रहना जाने हैं। दिल की बातें धड़कन जाने हैं, जिस पे गुजरी वो तन जाने हैं। हम दीवाने हो गए हैं आपके, हम तो बस इतना जाने हैं। तू मेरा है सनम, तू ही मेरा हमदम, तेरे संग जीना अब सातों जन्म। तू मेरा है सनम, तू ही मेरा हमदम, तेरे संग जीना अब सातों जन्म। पंक्ति की आवाज सुनते ही युग के हाथ जो कि लैपटॉप के कीबोर्ड पर चल रहे थे वो रुक जाते हैं। पंक्ति की आवाज बहुत प्यारी थी। वहां बैठे सभी लोग पंक्ति की आवाज में ही खो गए थे। पंक्ति ने एक मुखड़ा ही गाया, फिर वो चुप हो गई। तभी वहां बैठे लोगों में से एक औरत पंक्ति से कहती हैं, अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छा गाती हो, इस गाने को पूरा गाओ ना, ये गाना तुम्हारी आवाज में बहुत अच्छा लग रहा था। उस लेडी की बात पर सभी हामी भरते हुए पंक्ति से पूरा गाने की रिक्वेस्ट करने लगते हैं। उन सभी के इतना कहने पर पंक्ति कुछ शर्मा रही थी, लेकिन फिर वो सबके बार बार कहने पर गाने लगती हैं। नजरें ये आपकी करने लगी होशियारियां, कहीं कर देना ये मेरे लिए दुश्वरियां। नजरें ये आपकी करने लगी होशियारियां, कहीं कर देना ये मेरे लिए दुश्वरियां। हुस्न की बात तो हुस्न ही जाने हैं, रूप के नाज तो रूप ही जाने हैं। सही गलत तो दर्पण जाने हैं, जिस पे गुजरी वो तन जाने हैं। जब तक पंक्ति गा रही थी युग एक टक पंक्ति को ही देखे जा रहा था। युग भी उसकी आवाज सुनकर उसमें ही कहीं खोसा गया था। एपिसोड 32 मम्मा हमको कहानी सुनाओ। पंक्ति ने इतना प्यारा गाना गाया था कि वहां मौजूद सभी लोग उसकी आवाज में कहीं गुम से हो गए थे। यहां तक कि युग भी अपना काम छोड़कर बस एक टक पंक्ति को ही देखे जा रहा था। युग पूरी तरह से पंक्ति के गाने में मदहोश हो चुका था। वही पंक्ति यह गाना दिल से गा रही थी जैसे कि यह गाना उसके लिए ही बना हो। पंक्ति इस गाने के बल को महसूस कर सकती थी, क्योंकि उसे पर क्या बीत रही थी, वह निदान के साथ अपनी जिंदगी कैसे कट रही थी, वह तो बस वही जानती थी। उसके दुख का अंदाजा किसी को भी नहीं था। पंक्ति के गाना गा लेने के बाद सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं। सारे गेम्स खेलने के बाद रात के 10 बज चुके थे और सोने का वक्त हो गया था। स्कूल मैनेजमेंट ने सभी के लिए कमरा बुक किए हुए थे। सभी पेरेंट्स को रूम शेयर करना था। ठीक रूम में 2 बच्चे और उनके साथ एक पेरेंट्स को भी रहना। मैनेजमेंट ने इसी तरह से अरेंजमेंट किया था। पंक्ति को इस तरह के अरेंजमेंट का पता नहीं था, इसलिए वह अयांश और प्रांशी को लेकर टीचर के बताए हुए रूम पर आ गई थी। सभी बच्चे अपने अपने रूम में चले गए थे। वही अयांश के साथ प्रांशी का नाम रूम शेयर करने के लिए रखा गया था। इसके चलते अयांश और प्रांशी के पेरेंट्स को भी एक ही रूम में रहना था। युग और पंक्ति दोनों ही इस बात से अनजान थे। डिनर के बाद पंक्ति ने प्रांशी और अयांश दोनों को ही नहलाकर उनकी नाइट ड्रेस चेंज करवा दिए थे। अयांश और प्रांशी दोनों जाकर एक ही बेड पर लेट गए थे। कमरे में 2 बेड रखे हुए थे। प्रांशी को रोज स्टोरी सुनकर सोने की आदत थी, इसलिए वो लेटे हुए ही पंक्ति से कहती हैं, मम्मा आज आप कौन सी स्टोरी सुनाओगे। तभी दरवाजे के खुलने की आवाज होती है और कमरे की दरवाजे से होते हुए युग अंदर आता है। युग की नजर जैसे ही पंक्ति पर पड़ती है तो वो चौंक जाता है। युग पंक्ति को वहां देखकर उससे सवाल करता है। वहीं पंक्ति भी उसे वहां देखकर चौंक जाती है और दोनों लगभग एक साथ ही बोल पड़ते हैं, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। दोनों को इस तरह साथ में बोलता हुआ देखकर अयांश और प्रांशी हंसने लगते हैं। युग जब उन दोनों बच्चों की तरफ एक नजर देखता है तो वह दोनों ही हंसना बंद करके अपने मुंह पर उंगली रख देते हैं। युग पंक्ति से सवाल करते हुए कहता है, यह मेरा और अयांश का कमरा है, तुम यहाँ से जा सकती हो। पंक्ति भी तुनक कर उसे जवाब देते हुए कहती है, जी नहीं, ये कमरा टीचर ने मुझे और प्रांशी को दिया है, इसलिए आप यहाँ से जा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। दोनों किसी बच्चे की तरह लड़ते रहते हैं और वही अयांश और प्रांशी की तो इन दोनों को देखकर हंसी ही नहीं रुक रही थी। रूम का दरवाजा खुला हुआ था, जिस वजह से रूम के पास से एक टीचर वहां से गुजर रही थी। उसके कानों पर युग और पंक्ति के बहस करने की आवाज आती है, इसलिए वह कमरे की ओर देखती है तो वहां पर युग और पंक्ति एक दूसरे से बहस कर रहे थे। वह टीचर कमरे के अंदर आती है और उनसे पूछती है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आप दोनों इतना शोर क्यों कर रहे हो। टीचर को देखकर पंक्ति उनसे कहती हैं, अच्छा हुआ मैडम जो आप यहाँ पर आ गए। देखिए यह मिस्टर मेरे कमरे से जा ही नहीं रहे हैं, आप इनसे कहिए कि अपने कमरे में जाए। पंक्ति की बात सुनकर टीचर युग की तरफ देखकर उससे सवाल करती है, क्या बात है सर, आप अपने कमरे में क्यों नहीं जा रहे हैं। युग अपनी आंखें छोटी करते हुए उस टीचर की तरफ देखकर कहता है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा क्योंकि मुझे यही रूम अलॉट किया गया है। टीचर उन दोनों की बात को सुनकर हैरानी से एक बार उन दोनों की तरफ देखती है और फिर बेड में बैठे हुए अयांश और प्रांशी को देखते हैं। अयांश और प्रांशी को देखकर टीचर को युग और पंक्ति दोनों का कंफ्यूजन समझ आ जाता है और वह उन दोनों को समझाते हुए कहती है, देखिए सर एंड मैडम, यहाँ पर एक कमरा 2 बच्चों को उनके पेरेंट्स के साथ एक रूम शेयर करना है, इसलिए आप अयांश की मम्मी को इनके साथ रूम शेयर करने के लिए कह दीजिए। युग उस टीचर की बात सुनकर बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे टीचर को जवाब देता है, अयांश की कोई मम्मी नहीं है, मैं ही उसका ओनली पेरेंट हूँ। टीचर ही नहीं जानते थे कि अयांश की मां नहीं है और क्लास में अयांश और प्रांशी की अच्छी बनती थी, जिस वजह से टीचर ने अयांश और प्रांशी को साथ में रूम शेयर करने के लिए रखा था। लेकिन आपका टीचर भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि सारे लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो चुके थे। वह टीचर युग और पंक्ति की तरफ देखकर कहती है,
सॉरी सर, सॉरी मैडम, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। सारे पेरेंट्स और बच्चे अपने अपने रूम में जा चुके हैं। अब हम दोनों को ही यहाँ पर एक रूम शेयर करना होगा। वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 2 बेड दिए हुए हैं जिसमें आप दोनों आराम से अपने अपने बच्चों के साथ सो सकते हैं। वो टीचर युग और पंक्ति को इतना कहकर वहां से चली जाती है। युग हैरानी से उन्हें जाते हुए देखता है। पंक्ति भी चुप ही रहती है। अयांश युग की तरफ देखकर उससे सवाल करता है, डेड आप भी यहीं पर सो जाए। युग उसे मना करते हुए कहता है, नहीं, मुझे किसी भी अनजान लोगों के साथ रूम शेयर करना नहीं पसंद। चलो यहाँ से हम दूसरे कमरे में जाएंगे। युग की बात को सुनकर अयांश उसे मना कर देता है और उसे कहता है, नहीं डेड, मुझे प्रांशी और पंक्ति के साथ ही यहाँ पर रुकना है। युग जानता था कि अयांश कितना जिद्दी है, इसलिए वो अयांश के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करता और कबर्ड में से अपना सामान लेने लगता है, जो कि पहले ही अरेंजमेंट करने वालों ने सभी के रूम में रखवा दिए थे। यहाँ अयांश और प्रांशी फिर से बेड पर लेट जाते हैं। तब प्रांशी एक बार फिर से पंक्ति से कहती हैं, मम्मा, आज आप हमको कौन सी स्टोरी सुनाओगे? पंक्ति उसको मना करते हुए कहती हैं, नहीं बेटा, आज कोई स्टोरी नहीं, आज वैसे ही सोने में कितना लेट हो गया है। फिर पंक्ति उबासी लेते हुए प्रांशी को जवाब देती है, देखो अब तो मम्मा को भी नींद आने लग गई है। लेकिन प्रांशी उससे जिद करते हुए कहती है, नहीं मम्मा, प्लीज हमको कहानी सुनाओ ना। युग अपना सामान लेकर वहां से जा रहा था। प्रांशी को कहानी के लिए जिद करता देखकर अयांश को भी कहानी सुनने का मन होने लगता है, इसलिए प्रांशी के साथ वो भी पंक्ति से कहने लगता है, हाँ प्लीज मम्मा, हमको कहानी सुननी है, मम्मा हमको कहानी सुनाओ। अयांश के मुंह से मम्मा शब्द सुनकर युग के कदम वहीं दरवाजे के पास ही रुक जाते हैं। वो हैरानी के साथ पलटकर बेड की तरफ देखने लगता है, जहां इस वक्त दोनों बच्चे बैठे हुए थे और पंक्ति ठीक उनके सामने बैठी हुई थी। युग के चेहरे के भाव बड़े ही गंभीर थे, वहीं अयांश के मुंह से अपने लिए मम्मा सुनकर भी पंक्ति के चेहरे पर कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही थी। एपिसोड 33 अर्नव का चाम। अयांश के मुंह से मम्मा शब्द सुनकर युग के कदम वहीं दरवाजे के पास ही रुक जाते हैं। वो हैरानी के साथ पलटकर बेड की तरफ देखने लगता है, जहां इस वक्त दोनों बच्चे बैठे हुए थे और पंक्ति ठीक उनके सामने बैठी हुई थी। युग के चेहरे के भाव बड़े ही गंभीर थे, वहीं अयांश के मुंह से अपने लिए मम्मा सुनकर भी पंक्ति के चेहरे पर कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि पंक्ति जानती थी कि अयांश की मां नहीं है और कहीं ना कहीं अयांश मां की ममता से अनजान है। वैसे भी आज पहली बार अयांश ने उसे मम्मा नहीं कहा था। वह कई बार प्रांशी के साथ साथ भूल से उसे मम्मा कह दिया करता था और पंक्ति को इस बात से कोई शिकायत नहीं थी। इसलिए इस बार भी अयांश के उसे मम्मा कहने पर पंक्ति ने कुछ भी ओवर रिएक्ट नहीं किया और वह मुस्कुराते हुए दोनों की तरफ देखकर कहती है, अच्छा ठीक है, सिर्फ एक स्टोरी और उसके बाद तुम दोनों अच्छे बच्चों की तरह सो जाओगे। पहले मुझे प्रॉमिस करो। अयांश और प्रांशी दोनों ही खुश हो जाते हैं और एक साथ बोल पड़ते हैं, प्रॉमिस। उन दोनों को इस तरह से खुश देखकर पंक्ति भी मुस्कुराने लगती हैं और वहीं उन दोनों के पास बैठे हुए उन दोनों को कहानी सुनाने लगती हैं। लेकिन वही युग दरवाजे पर खड़ा पंक्ति के इतने शांत रिएक्शन से परेशान हो गया। उसे यह बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर पंक्ति ने क्यों अयांश के उसे मम्मा कहने पर कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसे यह गलतफहमी थी कि पंक्ति अयांश के जरिए जरूर अपना कोई ना कोई फायदा चाहती है। युग को इस तरह की गलतफहमी होती भी क्यों ना, क्योंकि उसे आज तक इसी तरह की लड़कियां ही तो मिली थी जो किसी ना किसी बहाने उसे धोखा देती थी, इसलिए युग को लड़कियों से नफरत थी। मन ही मन युग को पंक्ति पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ कहता नहीं है, बस जोर से दरवाजा बंद करके वहां से निकल जाता है। दरवाजे की इतने जोर से बंद होने की आवाज से पंक्ति पीछे मुड़कर देखने लगती है। तारांकन। इस तरफ युग के विला में सेलिना बड़े ही आराम से रह रही थी। हालांकि युग ने सेलिना को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अयांश की वजह से रखा था, जिससे कि वह अयांश के सारे रूटीन के बारे में सब कुछ जान जाए, लेकिन सेलिना को अयांश के बारे में कुछ भी जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। युग के घर आकर वह अपना मकसद भूल गई। सेलिना अपने कमरे में आराम से अपने बड़े से बेड पर लेटी हुई थी। तभी सुधा उसके कमरे में आती है और उससे कहती है, मैडम, युग सामने आपको अयांश बाबा के बारे में सब कुछ जानने के लिए कहा था। अभी 2 दिनों के लिए अयांश बाबा नहीं है यहाँ पर, तो आपको जो भी जानना है वह आप मुझसे पूछ लीजिए। उद्धरण चिन्ह। सुधा की बात सुनकर सेलिना थोड़ा इरिटेट हो जाती है, क्योंकि उसे इस वक्त कुछ भी करने का बिल्कुल मूड नहीं था। वह सुधा को इरिटेट होकर कहती है, एक सुनो, पहले तो तुम कभी भी बिना नॉक किए मेरे कमरे में मत आना। तुम भूल रही हो कि मैंने क्या कहा था कि मैं युग की होने वाली बीवी हूँ। इसका मतलब ये होता है कि इस पूरे विला की नई मालकिन। तो तुम मुझे नहीं बताओगी कि मुझे कब क्या काम करना है, समझी? सुधा ये सुनकर अपना सिर नीचे कर लेती है और वहां से जाने लगती है। सुधा को चुपचाप वहां से जाते हुए देखकर सेलिना को बहुत अच्छा लगता है। उसे कहीं ना कहीं घमंड आने लगा था। सेलिना फिर से सुधा को रोककर उसे पुकारती है, ए लड़की, रुको। उसके पुकारने पर सुधा वहीं रुककर उसकी तरफ देखती है। सेलिना अपने बेड से उठकर उसके पास जाती है और अपने हाथ बांधकर सुधा से कहने लगती हैं, अयांश को कब क्या चाहिए होता है, उन सभी चीजों एक लिस्ट बनाकर मुझे दे दो। उसे लिस्ट में अयांश की पसंद नापसंद के बारे में भी लिखा होना चाहिए, समझी? और जाने के बाद मेरे लिए यहाँ पर फ्रेश ऑरेंज जूस भेजो। नाउ गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। सुधा को सेलिना की बातें सुनकर उस पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था कि वह उसे भी कुछ बुरा भला सुना दे। आज तक युग ने कभी भी किसी भी नौकर के साथ कोई बदतमीजी नहीं कही थी। हालांकि वह कभी ज्यादा बोलता भी नहीं था, लेकिन वह किसी के साथ इस तरह से घमंड नहीं दिखता था। लेकिन ये लड़की जो अभी युग की बीवी बनी भी नहीं थी, उससे पहले ही वह इतने नखरे दिखा रही थी। इसलिए सुधा को सेलिना पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह करती भी क्या? आखिर वह इस विला की नई मालकिन जो बनने वाली थी।
सुधा सेलिना के सामने चुपचाप हाँ में अपना सिर हिलती आती है और वहां से चली जाती है। सुधा जाते हुए मन ही मन खुद से बातें करने लगती है। पता नहीं ये युग साहब को इस छुछद्री में ऐसा क्या नजर आया जो इसे अपनी बीवी बनाने के लिए यहाँ ले आए। कितनी घमंडी है ये, इसे तो किसी से बात करने की तमीज तक नहीं है। यह क्या अयांश बाबा का ध्यान रखेगी। मन ही मन सेलिना को कोसते हुए सुधा अपने काम पर लग जाती हैं। तारांकन। इस तरफ पंक्ति के रूम से बाहर आने के बाद युग अपने दोस्त विजय और अर्णव जिस रूम में ठहरे हुए थे वहां चला जाता है। कमरे में जहां विजय बेड पर बैठे हुए अर्णव से कुछ बातें कर रहा था वहीं अर्णव था जो ड्रेसिंग टेबल के मिरर के सामने अपने बाल सेट करने में लगा हुआ था। युग की नजर अर्णव पर जाती है जो सिटी बजाते हुए अपने बालों पर जेल लगाकर उन्हें सेट कर रहा था। अर्णव को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा हो। अर्णव को इस तरह से रात में तैयार होता हुआ देखकर युग उससे सवाल करता है, अर्णव तू इतना तैयार होकर कहाँ जा रहा है। उद्धरण चिन्ह। युग का सवाल सुनकर अर्णव मुस्कुराने लगता है तो वही विजय उनके बीच में बोल पड़ता है, भाई को यहाँ पर किसी ने मिलने के लिए बुलाया है। आज अर्णव की किसी की यम्मी मम्मी के साथ डेट सेट हो गई है, क्यों अर्णव। विजय की बात सुनकर अर्णव बड़े गर्व के साथ उससे कहता है, ऑफ कोर्स अपना चाम ही ऐसा है, कोई नहीं बच पाती अपने चाम से, चाहे वो कोई कन्या कुंवारी हो या शादीशुदा या फिर एक बच्चे की माँ ही क्यों ना हो। अर्णव की बात सुनकर युग अपना सिर हिलाते हुए उससे कहता है, अबे ठरकी इंसान, कम से कम किसी के बच्चे की माँ को तो छोड़ देता। युग की बात पर अर्णव थोड़ा चिढ़ते हुए उसे जवाब देता है, क्या यार युग, तू तो ऐसे बोल रहा है कि जैसे मैंने जबरदस्ती किसी को अपने साथ टाइम स्पेंड करने के लिए राजी किया है। अरे भाई वह औरत खुद मेरे पास आई थी, वो आकर मुझे अपना दुख सुना रही थी, मैंने तो बस उसके 2 आंसू पोंछे तो उसने मुझे अकेले में मिलने बुला लिया। अब वह मेरे साथ क्या करना चाहती हैं वो तो मैं जाऊंगा, उसके बाद मुझे पता चलेगा ना। उसके लिए पहले मुझे उससे मिलना पड़ेगा, उसके बाद क्या होता है क्या नहीं वो तो मैं तुमको आकर बता दूंगा। ये कहते हुए अर्णव अपनी घड़ी में देखता है और विजय और युग दोनों से कहने लगता है, ओके गाइस मुझे जाना पड़ेगा, मैं लेट हो रहा हूँ, मिलते बाद में, बाय बाय। इतना कहकर अर्णव वहां से चला जाता है। पीछे से विजय से आवाज देते हुए कहता है, ओए अर्णव आकर सब कुछ बताना यार। लेकिन अर्णव उसके बाद बिना सुने ही वहां से निकल जाता है और विजय उसके पीछे कुछ ना कुछ बोलता जाता है। उन दोनों की यह हरकतें देखकर युग उनसे कुछ कह नहीं पाता, वह बस अपना सिर हिला देता है और बेड के पास जाकर एक तकिया और चादर विजय की तरफ फेंक कर उससे कहता है, चलो अब एक तो यहाँ से चला गया, अब तू भी यहाँ से निकल। विजय युग की बात सुनकर हैरानी से कहता है, मैं कहाँ जाऊं ब्रो। उद्धरण चिन्ह। युग उसे बड़े आराम से जवाब देता है, तेरे पापा ने इतना बड़ा क्रूज बुक किया है, तू किसी भी एक कमरे में सेट हो जा, मुझे किसी के भी साथ कमरा शेयर करने की आदत नहीं है, इसलिए मैं अकेला सोने वाला हूँ। और वो अर्णव जब आएगा तो उसे भी अपने साथ ही ले जाना। विजय उससे कुछ कह पाता उससे पहले ही युग विजय का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर निकाल देता है। यम्मी मम्मी के साथ मिलना। अब तक आपने पढ़ा कि युग के मन में पंक्ति को लेकर कुछ गलतफहमियां पैदा हो चुकी थी। युग और पंक्ति को एक साथ कमरा शेयर करना था, लेकिन युग कमरा शेयर करने से मना कर देता है और वह अर्णव और विजय जिस रूम में रुके हुए थे वहां चला जाता है। वहां अर्णव किसी के साथ मिलने जा रहा था और युग ने विजय को ये कहकर कमरे से बाहर निकाल दिया कि वह किसी के साथ अपना रूम शेयर नहीं करता। अब आगे। युग विजय को कमरे से बाहर निकालकर रूम का दरवाजा बंद कर देता है। विजय रूम का दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, युग यार दरवाजा खोल, अब मैं रात को किसके कमरे में जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। युग अंदर से कोई जवाब नहीं देता है, जिससे कि विजय समझ जाता है कि युग कमरे का दरवाजा नहीं खोलने वाला, उसे आज रात कहीं और जाकर ही सोना पड़ेगा। विजय वहीं पर किसी और रूम की तलाश करने के लिए निकल जाता है। खुशकिस्मती से विजय को क्रूज के बैकयार्ड में एक जगह भी मिल जाती है और वो उस रात को वहीं सो जाता है। इस तरफ अंधेरे में ही अर्णव क्रूज के बैकयार्ड में एक लेडी के साथ आ रहा था। वो लेडी जल्दी जल्दी अर्णव को खींचकर अपने साथ बैकयार्ड की तरफ लेकर जा रही थी। अर्णव उससे कहता है, आराम से डार्लिंग, मैं आज पूरी रात तुम्हारे साथ ही हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपना पूरा टाइम दूंगा। अर्णव की बात सुनकर वह औरत मुस्कुराते हुए अर्णव को अपनी ओर खींचकर कहती है, मैं तो तुमसे कह रही हूँ सिर्फ आज की रात क्या, तुम सारी रात भी मेरे साथ रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बात पर अर्णव उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, नो बेबी, अर्णव सिंह कभी भी एक जगह बंद कर नहीं रह सकता, मेरा काम है तुम्हारे जैसे सभी को कुछ पल के लिए खुशियां देना। वह औरत अर्णव की बात सुनकर उसे वापस अपनी ओर खींचती है और अपनी सिडक्टिव आवाज में उससे कहती है, अच्छा बाबा ठीक है, अब आज की रात बस बातें करने में ही निकलोगे या फिर कुछ करोगे भी। ये सुनकर अर्णव मुस्कुराते हुए उससे कहता है, ये तो तुम खुद ही थोड़ी देर में समझ जाओगी डार्लिंग। इतना कहकर अर्णव उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगता है। वो औरत भी पूरे जोश के साथ अर्णव को किस बेक कर रही थी। दोनों एक दूसरे की बॉडी को सहलाते हुए एक दूसरे को किस कर रहे थे। वो औरत अर्णव का जैकेट अर्णव के शरीर से अलग करने लगती है। अर्णव भी उसकी चेस्ट पर अपने हाथ चलाते हुए उसे पीछे रखे काउच की ओर धकेलने लगता है। वो दोनों इसी तरह काउच पर गिर जाते हैं कि तभी उनके कानों में किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है, आय माय मर गया रे। यह आवाज सुनकर अर्णव और वह औरत एक दूसरे से अलग होकर उस आवाज की ओर देखने लगते हैं। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि विजय की थी, जो कि बैकयार्ड में सेट किए हुए काउच पर बड़ी मस्त गहरी नींद में सो रहा था। वहां बैकयार्ड में अंधेरा होने की वजह से अर्णव वहां विजय को देख नहीं पाया, जिस वजह से वो उस औरत के साथ झटके से काउच पर गिर गया।
विजय बड़ी गहरी नींद में ही था और अचानक से इस तरह से किसी के उसके ऊपर गिरने से वह डर गया और गुस्से में कहने लगा, कौन है, कौन है, कौन है ये जिसने मुझ पर आधी रात को हमला किया? उद्धरण चिन्ह। विजय की आवाज सुनकर अर्णव हैरानी से उससे पूछता है, अबे विजय, तू इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहा है? उद्धरण चिन्ह। अर्णव की आवाज सुनकर विजय का सोफे से खड़ा होता है और वहां पर बैकयार्ड की में लगे हुए लैंप को रोशन कर देता है। रोशनी होते ही वह औरत वहां से भाग जाती है। अर्णव उस औरत को जाते हुए देखकर उसे पीछे से पुकारता हुआ कहता है, अरे डार्लिंग रुको, कहाँ जा रही हो? अरे पूजा नहीं, शीतल, अरे क्या नाम है इसका? उद्धरण चिन्ह। वो औरत तो कुछ सुनने सुनाने के लिए एक पल भी नहीं रुकती और वहां से जल्दी से भाग जाती है। अर्णव अपने दोनों हाथ हवा में हिलाते हुए बोलता है, कमाल है यार, लोगों को इतना डर क्यों लगता है, और अगर इतना ही डर लगता है तो फिर वो ये सब करते ही क्यों हैं? उद्धरण चिन्ह। फिर अर्णव विजय को देखते हुए उससे सवाल करता है, लेकिन तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तू तो कमरे में सोने जा रहा था। उद्धरण चिन्ह। विजय उस पर कुछ चिढ़ते हुए कहता है, मैं यहाँ पर सो रहा था, लेकिन एक तू और युग दोनों के दोनों मेरी नींद खराब करने के पीछे पड़ गए हो। अर्णव नासमझी के साथ उससे पूछता है, लेकिन तू यहाँ पर क्यों सो रहा है? जाकर रूम में सो। विजय उसे जवाब देता है, भाई वो युग, उसने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया, कहने लगा कि उसको किसी के साथ कमरा शेयर करने की आदत नहीं है, इसलिए उसने मुझे बाहर निकाल कर रूम बंद कर दिया। देखना यार, यह युग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? विजय की बात सुनकर अर्णव उस पर हंसने लगता है और हंसते हुए ही बोल पड़ता है, हाँ वो ऐसा बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि वह युग मल्होत्रा है, वह कुछ भी कर सकता है। वह दोनों इसी तरह से बातें करके वही बैकयार्ड में सोने लगते हैं। तारांकन। दूसरी ओर युग कमरे में शावर लेकर फ्रेश हो गया था। युग की आदत थी कि वह हमेशा नहाने से पहले शावर लेता था। इस वक्त भी युग शावर लेकर अपने कपड़े चेंज करके सोने जा रहा था कि तभी उसे याद आता है कि उसका फोन तो यांश के रूम में ही रह गया है। युग अपने कमरे से बाहर निकालकर उस रूम की ओर जाने लगता है जहां पर पंक्ति, यांश और प्रांशी रुके हुए थे। युग उस कमरे तक पहुंचा तो उसने देखा है कि कमरा बाहर से बंद है। वह धीरे से कमरे का नोक घुमाता है और उसे बिना कोई आवाज किए खोल देता है। कमरे में इस वक्त डिम लाइट की रोशनी फैली हुई थी। बेड पर यांश और प्रांशी बड़े आराम से सोए हुए थे, लेकिन दूसरा बेड खाली था। पंक्ति कमरे में नहीं थी। युग ने अपना फोन लिया और बाथरूम की ओर जाकर खड़ा हो गया, लेकिन बाथरूम में से भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। जैसे बाथरूम का दरवाजा खोलकर अपने देखा तो वहां पर भी पंक्ति नहीं थी। युग अपने मन ही मन सोचता है, ये लड़की इस वक्त कहाँ चली गई? उद्धरण चिन्ह। तभी उसे विजय और अर्णव की बातें याद आती है जो उसे वक्त रूम में कर रहे थे। उसे याद आता है कि अर्णव भी आज रात को किसी बच्चे की मम्मी के साथ मिलने की बातें कर रहा था। उस वक्त विजय ने कहा था कि आज रात अर्णव किसी यम्मी मम्मी से मिलने के लिए जा रहा है। उन दोनों की बातों को याद करके युग को मन ही मन ऐसा लगता है कि शायद पंक्ति ही वो मम्मी है जिससे अर्णव मिलने गया है। युग अपना सिर हिलाते हुए मन ही मन खुद से कहता है, ये सारी लड़कियां एक जैसी ही होती है, इन्हें कभी भी एक मर्द से संतुष्टि नहीं मिलती। एक बच्चे की मां होने के बावजूद भी इन्हें इनका रंगरेलियां मनाना जरूरी होता है। झूठ, फरेब और धोखा तो इनकी फितरत में ही बसा होता है। इस तरह एक बार फिर से युग ने पंक्ति को गलत समझ लिया। क्या कभी इन दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो पाएंगे? जानने के लिए जुड़े रहे दिल से दिल तक के साथ। एपिसोड 35। युग के मन में पंक्ति को लेकर कुछ गलतफहमियां पैदा हो चुकी थी। युग और पंक्ति को एक साथ कमरा शेयर करना था, लेकिन युग कमरा शेयर करने से मना कर देता है और वह अर्णव और विजय जिस रूम में रुके हुए थे वहां चला जाता है। वहां अर्णव किसी के साथ मिलने जा रहा था और युग ने विजय को ये कहकर कमरे से बाहर निकाल दिया कि वह किसी के साथ अपना रूम शेयर नहीं करता। अब आगे। युग विजय को कमरे से बाहर निकालकर रूम का दरवाजा बंद कर देता है। विजय रूम का दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, युग यार दरवाजा खोल, अब मैं रात को किसके कमरे में जाऊंगा? उद्धरण चिन्ह। युग अंदर से कोई जवाब नहीं देता है, जिससे कि विजय समझ जाता है कि युग कमरे का दरवाजा नहीं खोलने वाला, से आज रात कहीं और जाकर ही सोना पड़ेगा। विजय वहीं पर किसी और रूम की तलाश करने के लिए निकल जाता है। खुशकिस्मती से विजय को क्रूज के बैकयार्ड में एक जगह भी मिल जाती है और वो उस रात को वहीं सो जाता है। इस तरफ अंधेरे में ही अर्णव क्रूज के बैकयार्ड में एक लेडी के साथ आ रहा था। वो लेडी जल्दी जल्दी अर्णव को खींचकर अपने साथ बैकयार्ड की तरफ लेकर जा रही थी। अर्णव उससे कहता है, आराम से डार्लिंग, मैं आज पूरी रात तुम्हारे साथ ही हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपना पूरा टाइम दूंगा। अर्णव की बात सुनकर वह औरत मुस्कुराते हुए अर्णव को अपनी ओर खींचकर कहती है, मैं तो तुमसे कह रही हूँ, सिर्फ आज की रात क्या, तुम सारी रात भी मेरे साथ रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बात पर अर्णव उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहता है, नो बेबी, अर्णव सिंह कभी भी एक जगह बंद कर नहीं रह सकता। मेरा काम है तुम्हारे जैसे सभी को कुछ पल के लिए खुशियां देना। वह औरत अर्णव की बात सुनकर उसे वापस अपनी ओर खींचती है और अपनी सिडक्टिव आवाज में उससे कहती है, अच्छा बाबा ठीक है, अब आज की रात बस बातें करने में ही निकलोगे या फिर कुछ करोगे भी? ये सुनकर अर्णव मुस्कुराते हुए उससे कहता है, ये तो तुम खुद ही थोड़ी देर में समझ जाओगी डार्लिंग। इतना कहकर अर्णव उसके होठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करने लगता है। वो औरत भी पूरे जोश के साथ अर्णव को किस बेक कर रही थी। दोनों एक दूसरे की बॉडी को सहलाते हुए एक दूसरे को किस कर रहे थे। वो औरत अर्णव का जैकेट अर्णव के शरीर से अलग करने लगती है। अर्णव भी उसकी चेस्ट पर अपने हाथ चलाते हुए उसे पीछे रखे काउच की ओर धकेलने लगता है। वो दोनों इसी तरह काउच पर गिर जाते हैं कि तभी उनके कानों में किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है।
आय माय, मर गया रे। यह आवाज सुनकर अर्नव और वह औरत एक दूसरे से अलग होकर उस आवाज की ओर देखने लगते हैं। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि विजय की थी, जो कि बैकयार्ड में सेट किए हुए काउच पर बड़ी मस्त गहरी नींद में सो रहा था। वहां बैकयार्ड में अंधेरा होने की वजह से अर्नव वहां विजय को देख नहीं पाया, जिस वजह से वो उस औरत के साथ झटके से काउच पर गिर गया। विजय बड़ी गहरी नींद में ही था और अचानक से इस तरह से किसी के उसके ऊपर गिरने से वह डर गया और गुस्से में कहने लगा, कौन है, कौन है, कौन है ये जिसने मुझ पर आधी रात को हमला किया? उद्धरण चिन्ह। विजय की आवाज सुनकर अर्नव हैरानी से उससे पूछता है, अबे विजय, तू इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहा है? उद्धरण चिन्ह। अर्नव की आवाज सुनकर विजय का सोफे से खड़ा होता है और वहां पर बैकयार्ड की में लगे हुए लैंप को रोशन कर देता है। रोशनी होते ही वह औरत वहां से भाग जाती है। अर्नव उस औरत को जाते हुए देखकर उसे पीछे से पुकारता हुआ कहता है, अरे डार्लिंग रुको, कहाँ जा रही हो? अरे पूजा नहीं, शीतल, अरे क्या नाम है इसका? उद्धरण चिन्ह। वो औरत तो कुछ सुनने सुनाने के लिए एक पल भी नहीं रुकती और वहां से जल्दी से भाग जाती है। अर्नव अपने दोनों हाथ हवा में हिलाते हुए बोलता है, कमाल है यार, लोगों को इतना डर क्यों लगता है, और अगर इतना ही डर लगता है तो फिर वो ये सब करते ही क्यों हैं? उद्धरण चिन्ह। फिर अर्नव विजय को देखते हुए उससे सवाल करता है, लेकिन तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तू तो कमरे में सोने जा रहा था। उद्धरण चिन्ह। विजय उस पर कुछ चिढ़ते हुए कहता है, मैं यहाँ पर सो रहा था, लेकिन एक तू और युग दोनों के दोनों मेरी नींद खराब करने के पीछे पड़ गए हो। अर्नव नासमझी के साथ उससे पूछता है, लेकिन तू यहाँ पर क्यों सो रहा है, जाकर रूम में सो। विजय उसे जवाब देता है, भाई वो युग, उसने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया, कहने लगा कि उसको किसी के साथ कमरा शेयर करने की आदत नहीं है, इसलिए उसने मुझे बाहर निकाल कर रूम बंद कर दिया। देखना यार, यह युग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? विजय की बात सुनकर अर्नव उस पर हंसने लगता है और हंसते हुए ही बोल पड़ता है, हाँ वो ऐसा बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि वह युग मल्होत्रा है। वह कुछ भी कर सकता है। वह दोनों इसी तरह से बातें करके वही बैकयार्ड में सोने लगते हैं। तारांकन। दूसरी ओर युग कमरे में शावर लेकर फ्रेश हो गया था। युग की आदत थी कि वह हमेशा नहाने से पहले शावर लेता था। इस वक्त भी युग शावर लेकर अपने कपड़े चेंज करके सोने जा रहा था कि तभी उसे याद आता है कि उसका फोन तो यांश के रूम में ही रह गया है। युग अपने कमरे से बाहर निकालकर उस रूम की ओर जाने लगता है जहां पर पंक्ति, यांश और प्रांशी रुके हुए थे। युग उस कमरे तक पहुंचा तो उसने देखा है कि कमरा बाहर से बंद है। वह धीरे से कमरे का नोक घुमाता है और उसे बिना कोई आवाज किए खोल देता है। कमरे में इस वक्त डिम लाइट की रोशनी फैली हुई थी। बेड पर यांश और प्रांशी बड़े आराम से सोए हुए थे, लेकिन दूसरा बेड खाली था। पंक्ति कमरे में नहीं थी। युग ने अपना फोन लिया और बाथरूम की ओर जाकर खड़ा हो गया, लेकिन बाथरूम में से भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। जैसे बाथरूम का दरवाजा खोलकर अपने देखा तो वहां पर भी पंक्ति नहीं थी। युग अपने मन ही मन सोचता है, ये लड़की इस वक्त कहाँ चली गई? उद्धरण चिन्ह। तभी उसे विजय और अर्नव की बातें याद आती है जो उसे वक्त रूम में कर रहे थे। उसे याद आता है कि अर्नव भी आज रात को किसी बच्चे की मम्मी के साथ मिलने की बातें कर रहा था। उस वक्त विजय ने कहा था कि आज रात अर्नव किसी यम्मी मम्मी से मिलने के लिए जा रहा है। उन दोनों की बातों को याद करके युग को मन ही मन ऐसा लगता है कि शायद पंक्ति ही वो मम्मी है जिससे अर्नव मिलने गया है। युग अपना सिर हिलाते हुए मन ही मन खुद से कहता है, ये सारी लड़कियां एक जैसी ही होती है, इन्हें कभी भी एक मर्द से संतुष्टि नहीं मिलती। एक बच्चे की मां होने के बावजूद भी इन्हें इनका रंगरेलियां मनाना जरूरी होता है। झूठ, फरेब और धोखा तो इनकी फितरत में ही बसा होता है। इस तरह एक बार फिर से युग ने पंक्ति को गलत समझ लिया। क्या कभी इन दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो पाएंगे? दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसा लगा है? हमें उम्मीद है कि आप लोगों जरूर अच्छा लगा होगा, तो आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हमारा स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।